Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in the last video of polity, we covered a topic I remember that was preamble of the constitution. ठीक है, in the last video we covered the preamble of the constitution. प्रस्तावना हमने खत्म किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का. आफ्टर दैट हमें जाना चाहिए किस टॉपिक पे, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी. ठीक है, भारत और उसके क्षेत्रों पे हमें जाना चाहिए. अगला टॉपिक जो कि अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 से शुरू होता है. बट बिफोर दैट हम वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. उसके पहले कुछ एसेंशियल चीजों को समझ लेना जरूरी है. एंड द टुडेज टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ स्टेट. ठीक है, हियर स्टेट डजंट मीन द स्टेट लाइक यू में से बंगाल और बिहार और यूपी. ठीक है, उस यहां स्टेट का मतलब बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं है. इन द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटी स्टेट डज मीन ए नेशन और अ कंट्री. राजनीति की भाषा में देश को भी एक राज्य ही कहा जाता है. राज्य तो जो है सो है ही, लेकिन देश भी राज्य ही है. यानी कि यहां पर मैंने इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया है, यहां स्टेट का मतलब नेशन यानी राष्ट्र या कंट्री, देश है. आप सुनते हैं हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ही इज द हेड ऑफ स्टेट. हाँ, आवर प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज द हेड ऑफ स्टेट. ठीक है, हेड ऑफ स्टेट यानी जो देश का मुखिया है. यहां स्टेट का मतलब देश है. तो वही हम समझने वाले हैं आज कि स्टेट बनने के लिए यानी देश बनने के लिए किन किन तत्वों का, किन किन एलिमेंट्स का होना जरूरी है. और फिर उन एलिमेंट्स को भी थोड़ा एक्सपेंड करके हम देखेंगे. उसमें शासन के प्रकार भी आ जाएंगे. ठीक है, यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे. थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो हमें आगे जो पॉलिटी होगी उसको समझने में आसानी होगी. शासन के प्रकार को भी देख लेंगे, लोकतंत्र क्या है, साम्यवाद क्या है, हाँ आपको डिक्टेटरशिप क्या है, इन सब चीजों को हम देख लेंगे, मोनार्की क्या है. तो उन सब चीजों को इसी में वो एक्सपेंड होते जाएंगे. ठीक है ना, तो उन चीजों को हम देखते हैं. देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं. जैसे मैं लिख रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो पहले देखिए, सबसे पहले देश. यहां स्टेट का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, देश से रखिएगा. हम उन राज्यों को भी समझेंगे कि इस देश वाले राज्य और जो प्रॉपर राज्य है हमारे यहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उन दोनों में क्या फर्क है. ठीक है, तो देखिए पहले तो हम इसकी बात कर रहे हैं. पहली बात की यहां पर पहले तो एरिया होना चाहिए. ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्र होना चाहिए. ठीक है, क्षेत्र होना चाहिए. और इस क्षेत्र में पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए. ठीक है, इस जनसंख्या को रूल करने के लिए, ठीक है, इस जनसंख्या को रूल करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए. और ये गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सोवरेन होनी चाहिए. यानी कि यहां सोवरेंटी होना जरूरी है. देखिए, सोवरेंटी यहां गवर्नमेंट मतलब शासन, गवर्नमेंट का मतलब है शासन, सरकार, शासन या सरकार जो भी हम कहें. ठीक है, और सोवरेंटी का मतलब संप्रभुता. अब सबको हम समझेंगे. ठीक है, जब हमने प्रेम्बल पढ़ा था वहां भी सोवरेंटी जैसा शब्द आपको मिला होगा. ठीक है, अब देखिए एक देश होने के लिए एक देश किन किन चीजों से बनेगा. हाँ, एक देश बनेगा एरिया से, एक देश बनेगा जनसंख्या से, एक देश बनेगा सरकार से और एक देश बनेगा सोवरेंटी से. जब ये चारों चीजें मिलेंगी तब जाकर एक देश बनेगा, यानी राजनीति शास्त्र की भाषा में एक स्टेट बनेगा. ठीक है, अब देखिए मैं कहता हूं कि ये कोई बाउंड्री हो गई, या भारत को ही ले लें. ठीक है, भारत को ही ले लें तो भारत क्यों ले, हम कोई भी देश, एक बाउंड्री हम खींच देते हैं. एक बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए. कोई देश हो गया मान लीजिए. ठीक है, अब इस देश में क्या है कि
अगर बाउंड्री है किसी भी देश का, ये कोई मान लीजिए कि हमने XYZ कोई देश हो गया, अगर बाउंड्री है तो एरिया है, क्योंकि बाउंड्री है तो एरिया तो होगा इसका। और इसमें कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, इसमें लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन भी यहां हो गया, यहां अब एक साथ इसको देश बनाने के लिए देखिए, क्षेत्र भी हो गया, एरिया भी हो गया और यहां पॉपुलेशन भी हो गया। अब देश बनाने के लिए यहां पर एक सरकार चाहिए, इसके लिए एक गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, एक सरकार चाहिए। और वो सरकार कैसी होनी चाहिए? सोवरेन होनी चाहिए। देखिए, सोवरेन होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट जो है ये सोवरेन होनी चाहिए। देखिए, सोवरेंटी का मतलब क्या होता है? सोवरेंटी का मतलब देखिए, हिंदी से समझिएगा, कई बार हिंदी आपको क्या करता है ना, सही मीनिंग दे देता है। सोवरेंटी, संप्रभु, स्वयं प्रभु, आई एम द गॉड, मतलब अपने देश की के नीति निर्धारण में, इंटरनल मैटर में हम किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, ठीक है ना, हम किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, हम अपनी नीति खुद बनाएंगे, चाहे वो विदेशों के लिए नीति बनानी हो, अपने देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विदेश नीति बनाते हैं अपने देश के संदर्भ में, वो हम खुद बनाएंगे, और इंटरनल मैटर में जो भी नीति बनानी है वो हम खुद बनाएंगे। और आप देखिए, हमारे इंटरनल पॉलिसीज के लिए, हाँ, हमारे गृह मंत्री हैं, अभी अमित शाह जी हैं, ठीक है, गृह मंत्री हैं, ठीक है, हमारा खुद का डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे खुद के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे खुद के रेलवे मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, जो कि देश हित में विदेश नीति तय करेंगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो संप्रभुता का मतलब कि हमारे देश के लिए और हमारे देश के हित में जो अच्छा होगा उस पर डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए हमारे अपने लोग हैं सरकार में, ठीक है, और वही लोग नीति निर्धारण करेंगे। कोई बाहर का, पाकिस्तान का या अमेरिका का कोई व्यक्ति या कोई राजनेता उस बारे में नहीं सोचेगा। आप याद कीजिए कि कुछ दिनों पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए थे, उस समय डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे राष्ट्रपति, और शायद उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था उस समय कि हम कश्मीर के मसले को अगर भारत चाहे तो हम सुलझा सकते हैं। लेकिन उस समय मोदी जी ने खुद ब खुद ये कह दिया था कि हम अपने आंतरिक मामलों में किसी विदेशी शक्ति को कष्ट नहीं देना चाहते। ये कहने का लैंग्वेज होता है, ठीक है। इट मींस कि हम संप्रभु हैं, हम खुद अपना निर्णय ले सकते हैं। तो संप्रभुता का मतलब ये है, ठीक है। तो ये चार एलिमेंट्स आपके होने चाहिए ये देश बनाने के लिए। अब ये चारों चीजें अगर इस एरिया को मिल गया तो ये क्या हो गया? एक देश हो गया, ठीक है। देश अगर अंग्रेजी में कहें तो नेशन या कंट्री, और राजनीति की भाषा में कहें तो ये देश क्या हो गया? एक स्टेट हो गया राजनीति की भाषा में, ठीक है। तो आप समझ गए, एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, इन चार चीजों का होना जरूरी है। सॉवरेनिटी आपको प्रियम्बल में भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अपनी नीति हम खुद तय करेंगे, कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी बाहरी ताकत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यही सॉवरेनिटी है, ठीक है। तो एक बात हो गई। अब देखिए, एक तो ये देश वाला स्टेट हो गया, हम कंट्री की बात करें। अब ये देश वाले स्टेट के अलावा हमारे पास एक ये स्टेट है, जिसको मैं हिंदी में लिखता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये है देश या राष्ट्र, ठीक है। एक स्टेट है जिसको हम राज्य कहेंगे, राज्य इसको भी कहेंगे, हिंदी में राज्य ही कहेंगे, ठीक है ना, राज्य ही कहेंगे। देश, इसको स्टेट, राज्य यहां लिख दीजिए, ये देश के संदर्भ में कहा जाता है। एक स्टेट राज्य जैसे है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, ये है स्टेट। भारत में ये स्टेट हो गए, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, आप कहेंगे कि ये भी तो बिहार, यूपी, बंगाल, हाँ, ये जो है इनके पास भी एरिया है,
बिल्कुल है। इनके पास भी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है, बिल्कुल है। और इनके पास भी अपनी अपनी सरकारें हैं। तो फिर ये तीनों चीज है, तो फिर ये सरकार क्यों नहीं हो, फिर ये देश क्यों नहीं हो सकते? भाई देश कैसे होंगे? क्या सोवरेंटी है? राज्यों के पास सोवरेंटी या संप्रभुता नहीं होती। इसके कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे नोटबंदी, ठीक है ना, हाँ, जीएसटी। क्या मोदी जी पूछने गए थे सबसे? हाँ, सबसे पूछने नहीं गए थे ना नोटबंदी में कि बंगाल से पूछ लो कि भाई नोटबंदी करे कि नहीं, यूपी के सरकार से पूछ लो कि हम नोटबंदी करें कि नहीं करें। पूछने गए थे मोदी जी? अब नोटबंदी हो गई तो राज्य सरकारें अगर चाहें भी तो उन बंद नोटों को अपने राज्य में नहीं चला सकती। ठीक है। पिछली बार तो जब कोरोना हुआ तो लॉकडाउन भी खुद ही लगा दिया। दूसरे टर्म में बीच बीच में वो जब जरूरत पड़ी तो वो बातचीत करते रहे, यह अलग बात है, लेकिन उन्होंने खुद ब खुद डिक्लेयर कर दिया कि भाई पूरे देश में देशव्यापी जो है लॉकडाउन रहेगा। याद कीजिए, ठीक है। तो वहां किसी से नहीं पूछने गए। तो इस मामले में क्या बिहार के पास, यूपी के पास, बंगाल के पास या उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी हो भारत का, हाँ, क्या इन सब मामले में सोवरेंटी है? नहीं सोवरेंटी है। यानी स्टेट के पास ये तीन चीजें तो होंगी लेकिन सोवरेंटी नहीं होगा। तो ये जो राज्य है इसके पास क्या क्या हो जाएगा? एरिया होगा, ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन भी होगा, जनसंख्या भी होगी, ठीक है, और क्या होगा? गवर्नमेंट भी होगी, सरकार भी होगी, गवर्नमेंट भी, तीनों चीज होंगे। लेकिन क्या नहीं होगा? सोवरेंटी नहीं होगा। कुछ विशेष क्षेत्रों में ही इनको छूट मिली रहती है राज्यों को हर मामले में, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जो है पूरे देश का प्रधानमंत्री है। वो देश हित में बिना किसी सरकार से पूछे, बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट से पूछे वो निर्णय ले सकता है या उसकी मंत्रिपरिषद जो है वो निर्णय ले सकती है। यानी कि सोवरेंटी इस राज्य के पास नहीं है। ये राज्य जिसे हम देश या राष्ट्र मीन कर रहे हैं, यहां जो मैंने लिखा है, हाँ, उसमें तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इसमें तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये स्टेट जो है इसमें ये तीन चीजें हैं, एरिया, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट, लेकिन सोवरेंटी नहीं है। इसीलिए बिहार को, यूपी को, बंगाल को या किसी भी बिहार ये राज्य को हम कह नहीं सकते कि भाई ये सोवरेन है, ठीक है। तो ठीक है, तो स्टेट का मतलब ये तीन चीजें होंगी लेकिन सोवरेंटी आपको स्टेट के पास नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आइए एक और तरह का स्टेट देखते हैं। हमने दो तरह के स्टेट देखे, ठीक है। एक स्टेट जिसे राजनीति की भाषा में हम देश, राष्ट्र या नेशन कहते हैं, उसके पास ये चारों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने समझा। एक स्टेट, हाँ, जैसे बिहार, बंगाल या उड़ीसा, इसे हम राज्य वास्तव में कहते हैं। जो देश के राज्य या प्रांत, प्रांत भी कह सकते हैं, राज्य हम इसको भी कह सकते हैं, इसको भी हम हिंदी में राज्य कह सकते हैं। हिंदी में राज्य के तत्व, ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए इसको। अब ये स्टेट राज्य, ये देश वाले जो हैं, ये सॉरी देश वाला तो ये हो गया, और ये राज्य जैसे बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, ये सब जो हो गए ना, ये स्टेट राज्य वाले जो स्टेट है, इनके लिए ये तीन चीजें होनी जरूरी है। अभी हमने समझ लिया, इस स्टेट के लिए ये तीन चीजें होनी जरूरी है, ठीक है। अब एक और तरह का स्टेट आएगा। दो तरह का स्टेट हमने देख लिया, एक स्टेट या राज्य जो 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 कंट्री को या नेशन को मीन करता है, दूसरा स्टेट जो वास्तव में प्रोविंसेस को या प्रांतों को मीन करता है। ये जो है प्रोविंसेस को, ये राज्य जो है प्रोविंसेस को मीन करता है, प्रांतों को मीन करता है। तो जैसे बिहार, बंगाल, यूपी और एमपी हो गया। अब एक और स्टेट, डोमिनियन स्टेट देखिए, डोमिनियन स्टेट।
डोमिनियन स्टेट, इसे हिंदी में कहेंगे स्वायत्त राज्य। अब ये जो J&K बिफोर द रिपीलेशन ऑफ 370 हटाए जाने के पहले ये डोमिनियन स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका अपना संविधान था। ठीक है ना, अपना संविधान था। ठीक है, यहां जो यहां के संविधान के अनुसार यहां पे सरकार जो थी वो 6 साल के लिए बनती थी। सिर्फ अगर डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को हटा दें तो सारा चीज का डिसीजन ये अपना खुद लेता था। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये हो जाता है कि सोवरेंटी अप टू सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ हद तक संप्रभुता कुछ हद तक, हाँ, कुछ हद तक संप्रभुता। ठीक है ना, यानी कुछ अधिकार हैं। क्या बिहार, बंगाल, यूपी और एमपी ये चाहते हैं कि इनका संविधान अलग हो, तो संभव था क्या? या आज चाहे तो नहीं संभव है ना, स्वायत्तता नहीं है, सॉरी सोवरेंटी नहीं है। ठीक है, देखिए 370 धारा हटने के पहले तक जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। ठीक है, उसका जब चुनाव होता था तो ये जम्मू कश्मीर का ही निर्णय था कि वहां 6 साल के लिए सरकार बनेगी। क्या भारत के दूसरे स्टेट्स को यह अधिकार था? हर जगह जो राज्य में भी सरकारें बनेगी, बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, एमपी हो, ठीक है, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, सब जगह 5 साल की सरकार बनेगी। ठीक है ना, यहां पर 6 साल के लिए बनती थी क्योंकि इनको कुछ अधिकार था। ये जम्मू एंड कश्मीर उस समय स्वायत्त राज्य था। इसको ऑटोनोमस भी कहते हैं, ऑटोनोमस भी कह सकते हैं, ऑटोनोमस स्टेट, ऑटोनोमस। ठीक है, ठीक है, इसको ऑटोनोमस भी कहते हैं, स्वायत्त राज्य। आज की स्थिति बदल चुकी है जम्मू एंड कश्मीर की। 370 हटने के बाद अब तो राज्य ही नहीं रहा ये। ठीक है, वो भी इसका दर्जा खत्म हो गया है। अगर हम प्रेजेंट एग्जांपल लें तो कुछ ऐसे देश हैं, जैसे कि आप देखेंगे चाइना। ठीक है ना, देखिए एक हमने मैप बना लिया, लगभग एग्जैक्ट मैप नहीं है लेकिन हाँ, ये मैंने भारत का मैप बनाया। यहां पे तिब्बत है, देखेंगे, और इसके ऊपर चाइना है। ये चाइना है, ठीक है ना, चाइना। तो चाइना ने ये तिब्बत को कुछ स्वायत्तता दी हुई है। ठीक है ना, कुछ हद तक स्वायत्तता दी हुई है चाइना ने, यानी कुछ हद तक सोवरेंटी अप टू सम एक्सटेंट। इसी तरह से एक देश है डेनमार्क। तो डेनमार्क को देखेंगे कि उसने ग्रीनलैंड को कुछ स्वायत्तता दी हुई है, यानी कुछ हद तक सोवरेंटी दी हुई है। यानी जब सोवरेंटी कुछ हद तक, कंप्लीट नहीं, कुछ हद तक दे दी जाती है तो कहा जाता है कि वो जो स्टेट है वो डोमिनियन स्टेट है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर 370 के पहले था। जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ डिफेंस को और फॉरेन पॉलिसी को छोड़कर किसी भी मामले में भारत की सरकार वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। लेकिन यहां तो आपको देखेंगे, इस केस में बिहार हो या बंगाल हो, यूपी, एमपी या कोई और स्टेट हो,
तो वहां तो बहुत सारे डिसीजन को भारत की सरकार खुद ब खुद इनसे पूछे बगैर ले सकती है, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है डोमिनियन स्टेट। तीन तरह के, एक स्टेट जिसे हम मीन करते हैं देश के रूप में, जहां एरिया भी होगा, पॉपुलेशन भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा, सॉवरेनिटी भी होगा, ये चारों एलिमेंट होंगे। एक स्टेट होगा जिसे राज्य कहते हैं, राज्य इसको भी हिंदी में कहते हैं, ऐसा नहीं है, राज्य का मतलब प्रोविंस या प्रांत। तो ये प्रोविंस या प्रांत जो है, इनके पास ये तीन एलिमेंट होंगे, एरिया होंगे, पॉपुलेशन होगा, गवर्नमेंट और सरकार भी होगी, लेकिन सोवरेनिटी नहीं होगी। इनको अब ये चाहें, ये स्टेट, तो जैसे जम्मू कश्मीर की पहले स्थिति थी, ये चाहते हैं कि भाई हम 6 साल के लिए चुनाव करा लें अपने लिए, 8 साल के लिए करा लें, 10 डिसीजन ले सकते थे क्या, लेकिन यहां लिया जाता था। अब देखिए, हम भारत के किसी भी स्टेट में, बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, एमपी हो, या कोई भी स्टेट हो, जमीन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? जाकर खरीद सकते हैं, जमीन लैंड खरीद सकते हैं। यहां 370 के पहले, जब तक 370 था हटने के पहले, यहां आप लैंड भी नहीं खरीद सकते थे, ठीक है ना। यानी कि ये पूर्ण रूप से इनको ऑटोनॉमी दी गई थी इस मामले में। चुनाव कितने दिन के लिए होगा, लैंड कौन खरीदेगा, ये सब खुद निर्णय ये लोग लेते थे। यहां कोई भी राज्य सरकार किसी को मना नहीं कर सकती कि आप मेरे यहां जमीन नहीं खरीद सकते, कि बंगाल का आके कोई बिहार में नहीं खरीद सकता है, बिहार का एमपी में नहीं खरीद सकता, एमपी का बंगाल में नहीं खरीद सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां संप्रभुता नहीं थी। यहां 370 के पहले कुछ हद तक संप्रभुता थी, यानी कुछ हद तक जब संप्रभुता दी गई तो इसको स्वायत्त राज्य कहा गया, डोमिनियन स्टेट कहा गया, ऑटोनोमस स्टेट कहा गया। आज ये स्वायत्तता नहीं है। सिमिलरली आपको चाइना ने तिब्बत को कुछ स्वायत्तता दी हुई है, कुछ सॉवरेनिटी दी हुई है। इसी तरह से डेनमार्क ने आपको ग्रीनलैंड पे, डेनमार्क से काफी दूर है, आप देखेंगे तो, अगर यहाँ डेनमार्क है तो यहाँ देखेंगे ग्रीनलैंड है मैप में, तो डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को भी कुछ हद तक सॉवरेनिटी दी हुई है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। एक स्टेट जिसे हम देश या हिंदी में राज्य भी कहेंगे, यानी इस राज्य को हम देश की तरह मीन करेंगे राजनीति की भाषा में, पॉलिटिक्स की भाषा में। दूसरा स्टेट जो वास्तव में राज्य है, जिसे हम प्रोविंस या प्रांत कह सकते हैं। तो इसके बारे में हमने जाना कि ये तीन चीजें रहेंगी, सिर्फ संप्रभुता नहीं रहेगा, देश के पास चारों एलिमेंट रहेंगे। ऑटोनोमस स्टेट या डोमिनियन स्टेट के पास कुछ हद तक संप्रभुता रहेगी, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसे मिटाकर, क्योंकि यहां हम अब देखेंगे शासन के, देखिए इसी में हम सॉवरेनिटी समझ चुके हैं, गवर्नमेंट शासन कितने तरह का होता है इसे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि किस किस तरह की सरकारें होती हैं, शासन किस किस तरीके से चलता है। तो शासन के भी कई प्रकार हैं, सरकारों के कई प्रकार हैं, जिसे हम कई टाइप से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली हमने देखा था कि जो स्टेट है, जिसे हम राजनीति की भाषा में देश कह रहे हैं, नेशन कह रहे हैं, कंट्री कह रहे हैं, ठीक है। और वैसे तो राजनीति की भाषा में इंग्लिश में स्टेट और कहेंगे राज्य हिंदी में, ठीक है। तो ये देश को मीन कर रहा है, मैंने पहले भी बता दिया। एरिया, पॉपुलेशन और सोवरेनिटी हम देख चुके, समझ चुके। प्रियम्बल में भी मैंने सोवरेनिटी और संप्रभुता को समझाया था। अब हम देखेंगे शासन के कितने टाइप होते हैं। देखिए, शासन, मोनार्की, यानी कि मोनार्की का मतलब राजशाही या राजतंत्र, ठीक है, जिसमें कि एक ही वंश के लोग शासन करते चले जाते हैं। राजा होता है, फिर उसका बेटा आ जाएगा, फिर उस बेटे का बेटा आ जाएगा, तो आगे ऐसे ही राजतंत्र में शासन चलते रहता है, ठीक है। ये मोनार्की है, सबसे बुरा होता है ये, ठीक है ना। अब देखिए, ये अरब देश इसके जो है एग्जाम्पल है, अरब देश, खासकर थाईलैंड में भी है। अरब देश जो है वो वहां पे मोनार्की बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, अरब देशों में।
ब्रिटेन में भी है, लेकिन वहां लोकतंत्र भी है, अभी मैं समझाऊंगा। अब देखिए उसके बाद डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप हिंदी में इसको कहेंगे राजशाही या राजतंत्र, इसको तानाशाही। ठीक है, अब इसमें तानाशाह लोग होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, ये बेसिकली यहां पे शासन जो है आर्मी का चलता है, आर्मी का चलता है। जैसे कि तख्ता, चुनी हुई सरकार का लोग तख्ता पलट देते हैं, ठीक है, और तख्ता पलट के वहां आर्मी काबिज हो जाती है। अब जैसे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मिस्र में, इजिप्ट में थे हुस्नी मुबारक, हाँ, फिर वहां पे हालांकि फिर चुनी हुई सरकार आ गई, ठीक है, लेकिन फिर तख्ता पलट हो गया वहां पर। हुस्नी मुबारक के बाद एक चुनी हुई सरकार आई थी, लेकिन फिर बाद में तख्ता पलट हो गया। उसके अलावा लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी, लोगों ने सड़क पे उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। उसके अलावा आपको देखेंगे अभी फिलहाल किम जोंग, नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया के किम जोंग जबरदस्त तानाशाह है। म्यांमार में अभी फरवरी 2021 में क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया, ठीक है ना, और वहां पे डेमोक्रेटिक सरकार को हटा दिया गया, ऑन्ग सैन सू की को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। वहां पे भी, म्यांमार में भी यही स्थिति हुई। आप कुछ दिनों पहले अगर 99 की बात करें तो 99 में परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। वो चुनी हुई सरकार थी उनकी, नवाज शरीफ की। उसके पहले भी पाकिस्तान में 77 में जियाउल हक थे, ठीक है, आर्मी के चीफ थे वहां पे, और उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। तो ये लोग तानाशाह थे, ठीक है ना, तानाशाही था वहां पे। तो अब ये सैनिक शासन होता है, और ये कैसे तख्ता पलट कर, तख्ता पलट को कहा जाता है कू, हिंदी में कहेंगे कू, ये तख्ता पलट को कहा जाता है, ठीक है ना। किम जोंग नॉर्थ कोरिया का तो बहुत बदनाम है, बहुत मतलब क्रूएल तानाशाह माना जाता है उसे। वैसे ही मोहम्मद गद्दाफी लीबिया के, ठीक है, तो वो सब, सद्दाम हुसैन, ठीक है ना, बाद में गल्फ वार हुआ और उसके बाद बहुत दिनों के बाद वो पकड़े गए तो उनको अमेरिका ने फांसी दी थी। तो ये लोग तानाशाह थे, हिटलर, ठीक है ना। तो ये डिक्टेटरशिप होता है। उसके बाद एक होता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, कम्युनिस्ट साम्यवादी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसमें सिंगल पार्टी की सरकार होती है, सिंगल पार्टी ही होती है, चुनाव ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वही पार्टी ले दे के आएगी, जैसे चाइना में भी है सिंगल पार्टी, इसी की सरकार बनती रहेगी, ठीक है ना। वन पार्टी गवर्नमेंट होती है यहां पर, ठीक है ना। वो चुनाव भी होगा तो भी इन्हीं का वर्चस्व बना रहेगा, वो कहने के लिए होगा, ठीक है। तो जैसे चाइना में है, इसके पहले यूएसएसआर में था, अब तो यूएसएसआर, अब तो रसिया हो गया, हाँ, यूएसएसआर, ठीक है, अब वो रसिया हो गया, क्योंकि पहले ये वो सोवियत संघ था, ठीक है ना। सोवियत संघ या यूएसएसआर में कई कंट्री शामिल थे जो आज बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेटस रखते हैं। जैसे सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री हैं, आप समझ लीजिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, हाँ, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्री उस समय के सोवियत संघ के पार्ट थे, या हम कहें कि यूएसएसआर के पार्ट थे। लेकिन बाद में यूएसएसआर या सोवियत संघ टूट गया और ये सब कंट्री अपना, इनका इंडिपेंडेंट स्टेटस हो गया, ठीक है। तो अब यूएसएसआर को ही कहा जाता है रसिया या रूस। तो अब यूएसएसआर में क्या है, अब जो है लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। लेकिन उस समय यूएसएसआर, आज जो मतलब आज जो रसिया है, ठीक है, अब तो यूएसएसआर रहा नहीं, सोवियत संघ नहीं रहा, तो अब जो है वहां पे लोकतंत्र है। लेकिन जब ये यूएसएसआर था यानी सोवियत संघ था, तब वहां पर क्या था, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो इसलिए आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, सिंगल पार्टी की सरकार होती है, और एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें लिख सकते हैं, एक तो चाइना, दूसरा यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। अब सोवियत संघ का एग्जिस्टेंस नहीं है, अब ये रसिया हो गया है, कई कंट्रीज से बाहर निकल गई है, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं साम्यवाद, हाँ, कम्युनिस्ट को कहते हैं
साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो साम्यवादी सरकार कहते हैं। ठीक है, अब साम्यवादी और समाजवादी में फर्क होता है। समाजवादी में कहा जाता है कि भाई जो भी समाजवादी जो है गरीबों के हित के लिए काम करेगा, ये कहता है गरीबी पूरा खत्म कर देना है। ठीक है, तो अलग अलग इसमें थियरी है। अब आगे आइए, यहां वन पार्टी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होगा, मैंने बता दिया। उसके बाद शासन के और प्रकार को देखें, जैसे कि रिपब्लिक, जिसे कि गणराज्य कहते हैं, और डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी जिसे कि हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र, देखिए रिपब्लिक गणराज्य, मैंने जब प्रेम्बल पढ़ाया था उस समय बताया था कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। देखिए रिपब्लिक में होता क्या है कि यहां पर इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है। इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट यहां मैं मीन कर रहा हूं फिर कंट्री को, नेशन को इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है। जैसे भारत, यानी भारत का टॉप पोस्ट जो होगा उसका चुनाव किया जाएगा, जैसे भारत का राष्ट्रपति। ये क्या है, रिपब्लिक में ही हो सकता है। गणराज्य, यानी कि गणराज्य का मतलब अगर देखा जाए भारत के सेंस में तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट। कई बार सवाल आता है एग्जामिनेशन में, रिपब्लिक मींस या रिपब्लिक डज मीन इलेक्टेड पीएम, ऑप्शन 1, इलेक्टेड गवर्नर, इस तरह से बना सकता है। ठीक है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमेशा इलेक्टेड प्रेसिडेंट। भारत के सेंस में कहेंगे रिपब्लिक का मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होगा, और भारत का इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट यानी टॉप मोस्ट पोस्ट पे कौन रहेगा, तो रहेंगे राष्ट्रपति, जो कि अभी रामनाथ कोविंद है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री को कभी आप मत कहिएगा हेड ऑफ स्टेट। देश का प्रमुख, ये इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट का निर्वाचित देश का प्रमुख या निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख या निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, कुछ भी कह ले हम। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप कभी भी इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट को या निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष को आप मत कहिएगा कि वो पीएम है भारत के सेंस में। क्या है, भारत में प्रधानमंत्री जो है वो हेड ऑफ स्टेट नहीं है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। पीएम इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया। यानी पीएम क्या है, ये शासन के प्रमुख नहीं है, ये देश के प्रमुख हैं। ये देश के प्रमुख हैं। ये जो है इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट जो होगा ये देश प्रमुख होगा, देश प्रमुख। ठीक है, लेकिन अगर हम पीएम की बात कर लेंगे तो पीएम हो जाएंगे शासन प्रमुख, यानी कि सरकार के मुखिया, प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी कभी भी टॉप मोस्ट पोस्ट पे नहीं कहे जाएंगे। टॉप मोस्ट पोस्ट पे कौन कहा जाएगा, राष्ट्रपति। अभी रामनाथ कोविंद है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री क्या है, शासन के प्रमुख है, सरकार के मुखिया हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक मींस इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। अब डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र, जहां जनता खुद सरकार बनाती है, ठीक है, जहां जनता का शासन होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुआ करते थे, उनका कहना था व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो उनका कहना था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, जनता की, जनता के द्वारा, ठीक है ना, जनता के लिए चुनी गई सरकार जो है वो है डेमोक्रेसी। वैसे किसी कवि ने कह दिया कि जहां जनता के द्वारा ही जनता की ऐसी तैसी होती है वही डेमोक्रेसी होती है। ये तो खैर मजाक की बात होगी, ठीक है, लेकिन थियोरेटिकली अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है। और ये भी हम देखेंगे कि ये जो डेमोक्रेसी है वो दो तरह की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अभी हम देखेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज डिस्कशन करना जरूरी है कि भारत क्या है,
भारत जो है, आपने कहा कि पिछले आप कहेंगे कि पिछले जब वीडियो में मैं प्रेम्बल पढ़ा रहा था, वहां मैंने रिपब्लिक भी बोला और डेमोक्रेटिक भी बोला, क्योंकि प्रेम्बल में है इंडिया इज SSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, SSD, डेमोक्रेटिक, हाँ यानी डेमोक्रेसी से है, और रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। तो भारत में रिपब्लिक भी और डेमोक्रेसी भी है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार भी है और इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट भी है, दोनों यहां पे है। हाँ, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार भी है और यहां पे इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट हमारे राष्ट्रपति के रूप में है। ठीक है, तो दोनों है यहां पर। अब देखिए ब्रिटेन में क्या है, हम कहते हैं हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना ब्रिटेन से लिया है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन में क्या है, देखिए ब्रिटेन में है तो डेमोक्रेसी, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो है वहां का इलेक्टेड नहीं है, वहां मोनार्की भी है एक साथ। ठीक है, वहां जो क्वीन है, अभी मोनार्की का मतलब वहां रानी है एलिजाबेथ, वही जो है वो हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन वहां हेड ऑफ स्टेट चूंकि वो इलेक्टेड नहीं है, उनको एक फॉर्मली औपचारिक तौर पर बैठा दिया गया, काम नहीं करना है, काम तो सरकार को करना है, लेकिन वहां चुनाव भी होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी होती है। तो इसलिए ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में क्या हुआ, बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पे मोनार्की को भी रख दिया गया और डेमोक्रेसी को भी अपना लिया गया। ठीक है, ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में मोनार्की तो है, लेकिन दैट इज नॉट कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की। उसको हम विशुद्ध रूप से मोनार्की नहीं, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं, यहां मोनार्की है, मोनार्की के एक एलिमेंट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अब वहां पे एलिजाबेथ है, फिर उनके बाद उनका बेटा या बेटी बन जाएगा, फिर ऐसे आगे वंश चलता रहेगा। हाँ, लेकिन इनका सरकार, ये हेड ऑफ स्टेट है। डिफरेंस क्या है, ये इलेक्टेड नहीं है ब्रिटेन में। अगर इलेक्टेड होती हो तो फिर ब्रिटेन भी रिपब्लिक होता। भारत में राष्ट्रपति इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, हाँ, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन में है वो इलेक्टेड नहीं है, इसलिए वहां पे मोनार्की है। ठीक है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ब्रिटेन ने बड़ी खूबसूरती के साथ मोनार्की को भी फॉलो किया है और डेमोक्रेसी को भी फॉलो किया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सरकार का वहां पे चुनी गई सरकार होती है, लेकिन मोनार्की जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है ना, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मोनार्क का कोई या क्वीन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता सरकार में। ठीक है ना, बस एक फॉर्मली बना दिया गया है, जैसे यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति ये भी फॉर्मल है। ठीक है, इनका वैसे तो काम नहीं है, खाली कानून बनेगा तो साइन कर देना, यहां से जहां सरकार कहे कि साइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस सरकार के रिकमेंडेशन पे ही, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे ही, सुझाव पे ही राष्ट्रपति काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मल है, उनको तो कोई बहुत ज्यादा अधिकार है नहीं भारत के राष्ट्रपति को, तो ये चीजें होती हैं। तो हमने ये चीज देख लिया। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट शासन किस किस तरह से चलता है, किस किस तरह का शासन होता है, तो मेनली मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होता है, कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, रिपब्लिक होता है और डेमोक्रेसी होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। हमने बताया कि भारत में रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेसी भी है, और ब्रिटेन में मोनार्की भी है और डेमोक्रेसी भी है, रिपब्लिक ब्रिटेन में नहीं है। यानी डेमोक्रेसी आपको ब्रिटेन में भी है और भारत में भी है, अंतर सिर्फ इसकी वजह से हो जाता है। हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन का मोनार्क है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट भारत के राष्ट्रपति हैं, और चूंकि भारत के राष्ट्रपति जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है, तो वो भारत रिपब्लिक है। हाँ, क्या कहते हैं राष्ट्रपति को, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम नागरिक, और भारत के प्रथम नागरिक का चुनाव होता है, इसलिए भारत रिपब्लिक है। यहां ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट का चुनाव नहीं होगा, इसलिए वो मोनार्क है, मोनार्की है, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, मैंने कह दिया विशुद्ध रूप से मोनार्की नहीं है। हाँ, मोनार्की का एक एलिमेंट वहां जरूर देखने में आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस डेमोक्रेसी को समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ के हम डेमोक्रेसी को समझेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दो तरह का डेमोक्रेसी होता है। इसे मैं पूरा मिटा देता हूं और फिर मैं शुरू करूंगा डेमोक्रेसी को। आइए अब समझते हैं डेमोक्रेसी को। ठीक है, देखिए डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी भी दो तरह की, एक होती है डायरेक्ट, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष, और एक होती है इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष।
ठीक है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है देखिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम यानी जनता जो है, जनता की भागीदारी सीधी होती है कानून को बनाने में। अगर कोई कानून बनना है तो जनता सीधे भागीदारी करेगी, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, ठीक है ना, वो जाकर कानून बनाएंगे। जनता अपना प्रतिनिधि चुन देगी, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन देगी और वो फिर जाकर कानून बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी चीजों में आपको मिलेगा, भारत में भी ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन है नहीं भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट है। मैं अभी बताऊंगा कैसे। देखिए, जैसे कि हम जाते हैं कहां पे, वोटिंग करने के लिए। उस समय हम एमपी चुनने के लिए, अगर पूरे देश भर का चुनाव हो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाएगा। अगर किसी राज्य का चुनाव हो, बिहार का, बंगाल का, तो वहां एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि देश के लिए क्या होता है, पार्लियामेंट, संसद होती है, और राज्यों के लिए क्या होती है, राज्यों के लिए क्या होता है, विधानसभा होती है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। तो जब हम या तो स्टेट में चुनाव हो तो उसके लिए जाते हैं, या चाहे देश के लिए एमपी का चुनाव हो, एमएलए के चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, दोनों के लिए जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। वहां हमारा पार्टिसिपेशन डायरेक्ट है, लेकिन हम कानून नहीं बना सकते, ठीक है ना। हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुन दिया, वो तो अगर देश की बात होगी तो संसद में जाकर वो कानून बनाएंगे, या स्टेट की बात होगी तो राज्य के विधानसभा में जाकर एमएलए कानून बनाएंगे, ठीक है ना। हम तो डायरेक्ट नहीं, हम तो वहां डायरेक्ट गए नहीं असेंबली में या पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए, ठीक है ना। वहां क्या है, हम वहां हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि गए और उन्होंने कानून बनाया। तो हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है वहां पर, प्रत्यक्ष रूप से हम कानून बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। सिमिलरली आप देखें, हमने पार्लियामेंट के लिए वोट कर दिया, अपना रिप्रेजेंटेटिव अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी या क्षेत्र से चुन लिया, वहां डायरेक्ट हमने वोटिंग की। लेकिन क्या हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चुनते हैं? नहीं, वो हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जाकर वहां प्रधानमंत्री को चुनेंगे। सबसे बड़ी जो पार्टी बनेगी, हाँ, सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़ा कोalition, ठीक है ना, अलायंस जिसको कहते हैं, उसका जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनता है। तो नेता चुनने का काम कौन है? हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया, रिप्रेजेंटेटिव गए और उन्होंने अपना नेता चुन के सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े कोalition में, हाँ, जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए उन्होंने अपना नेता चुन दिया और वही नेता जाएगा और क्लेम करेगा राष्ट्रपति के पास कि भाई मैं सरकार बनाने का दावा पेश कर रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि कानून बनाने में या प्रधानमंत्री को चुनने में क्या है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है मेरा, वोटिंग में डायरेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो हम नहीं जाते राष्ट्रपति को चुनने के लिए, ठीक है ना। हमारे द्वारा चुने गए एमएलए या एमपी वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। तो एक तरह के से क्या होगा, वो भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया। मेनली क्या होता है कि जब कानून बनाने में हमारा भागीदारी ना हो, जनता की सीधे भागीदारी ना हो, तो हम कहते हैं उसे इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, ठीक है। अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, देखिए, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी वही संभव है जहां कम पॉपुलेशन हो। भारत जैसे देश में, हाँ, जहां आप समझ लीजिए कि 130-35 करोड़ के आसपास, हाँ, जहां पॉपुलेशन है, वहां संभव नहीं है कि वहां कानून बनाया जाए एक एक लोगों से पूछ के या लोग कानून बना दे। वहां क्या होता है कि कुछ लोग चुन के, कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुन के, ऐसे इसलिए बनाया गया पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्या होता है कि 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, यानी एक लोकसभा का एमपी चुना जाएगा। ये बनाया गया है, नियम है। तो वो जाएगा और वो, यानी कि हमारी वैल्यू, सॉरी, एक एमपी का वैल्यू 10 लाख लोगों के बराबर है, यानी वो 10 लाख लोगों की तरफ से वहां पर कानून बनाने में अपनी सहमति या असहमति जताएगा, ठीक है ना। बनाना होगा तो पक्ष में देगा वोट, नहीं बनाना होगा तो वो निगेटिव वोट करेगा, ठीक है ना। इट मींस कि अगर
एक लोकसभा का एमपी, ठीक है, वहां किसी कानून के पक्ष में या विपक्ष में वोट कर रहा है तो वो 10 लाख लोगों का मत रख रहा है, वहां पर 10 लाख लोगों की तरफ से वो वोट कर रहा है, पक्ष में या विपक्ष में। इट मींस कि ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम वहां नहीं जा रहे। तो ये छोटे जगह पे तो डायरेक्ट संभव है, कानून डायरेक्ट बना देना है, कम पॉपुलेशन है तो कम लोग हैं तो वहां जनता की भागीदारी संभव है। लेकिन भारत जैसे देश में या अमेरिका जैसे देश में, क्योंकि बड़ा एरिया भी है, पॉपुलेशन भी अमेरिका की है ही, तो उस हिसाब से क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं है। यानी कि यहां के लिए स्मॉल पॉपुलेशन, लेस पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन लिख सकते हैं आप, छोटी जनसंख्या, लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी जनसंख्या के लिए ये जरूरियात। आप यहां पर भारत में पंचायत के चुनाव में देख सकते हैं, पंचायत लगती है, वैसे देखते हैं ना, पंचायत जब लगती है गांव, पंचायत के चुनाव नहीं, मतलब पंचायत में जब कोई डिसीजन लेना होता है गांव में तो देखते हैं कुछ लोग को इकट्ठा कर लिया, हाँ जी बताओ ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी लोगों ने कहा वह मान लिया गया, तो एक तरह से वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर थियरी में कहा जाए तो भारत जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है, और ज्यादातर देश विश्व के आजकल आज के समय में ज्यादातर देश जो हैं वो प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का आपका सबसे अच्छा उदाहरण जो है ये है स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का उदाहरण है। अब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी को आपने देखा, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। अब अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में समझिए ये भी दो तरह का होगा। कैसे? एक तो होगा ये आपको प्रेसिडेंशियल, ठीक है, और दूसरा होगा संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं है कि जहां पे प्रेसिडेंशियल होगा वहां पार्लियामेंट नहीं होगा, पार्लियामेंट वहां भी होगा, लेकिन देखिए क्या डिफरेंस है। जैसे यहां फॉर्मल और फॉर्मल मतलब औपचारिक और रियल, हाँ, फॉर्मल जो शासक होगा या रियल पावर जो होगा, फॉर्मल पावर और रियल पावर, शासन का फॉर्मल पावर कहें, फॉर्मल मतलब औपचारिक और रियल पावर, ये दोनों क्या होगा? प्रेसिडेंट के हाथ में होगा, राष्ट्रपति के या शासनाध्यक्ष के हाथ में होगा। शासनाध्यक्ष जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं यूएसए, वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। वहां औपचारिक प्रमुख भी या रियल, आप उसको फॉर्मल पावर आप रहने दीजिए, फॉर्मल पावर या वास्तविक पावर दोनों प्रेसिडेंट के पास है। यानी शासन का प्रमुख भी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी, रियल पावर का मतलब क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और एक फॉर्मल औपचारिक पावर जैसे हेड ऑफ स्टेट को होता है भारत में, ठीक है, या ब्रिटेन में मोनार्क को होता है। तो यहां फॉर्मल पावर और रियल पावर दोनों किसके पास होगा? प्रेसिडेंट के पास होगा, यानी शासनाध्यक्ष के पास होगा। तो ये एग्जांपल है यूएसए का। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट वहां भी है, ठीक है ना, लेकिन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होगा कि यहां हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? ये फॉर्मल होगा, जबकि रियल पावर किसके पास होगा?
पीएम के पास होगा, जैसे भारत के केस में है। फॉर्मल हेड ऑफ, फॉर्मल कौन है भाई? हेड ऑफ स्टेट, औपचारिक। आपको हेड ऑफ स्टेट कौन है? ये औपचारिक पावर जो है वो औपचारिक पावर कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास है। औपचारिक है, कहने के लिए है, लेकिन कुछ है नहीं। लेकिन रियल पावर किसके पास है? रियल शासन प्रमुख कौन है? यानी वास्तविक शासक। इसको आप रियल पावर या इसको पीएम के, इसी पीएम को आप वास्तविक शासक भी कह सकते हो। रियल, वास्तविक शासक, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री होता है, मैंने बताया। और हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट जो है भारत का, वो औपचारिक होता है। सिर्फ ये काम कैसे करता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री को कोई कहा यह जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट करते हैं सारे मिनिस्टर्स को, ठीक है, लेकिन कैसे अपॉइंट करेंगे? जब प्रधानमंत्री रिकमेंड करेंगे भाई इनको मिनिस्टर बनाना है, इनको मिनिस्टर बनाना है, इनको मिनिस्टर बनाना है, इनको शपथ दिलवाइए, तो कर देंगे। कानून के मामले में ये करवाना है भाई, सुझाव देंगे राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर्स, तो राष्ट्रपति वहां साइन करेंगे। कोई बिल जाता है बन के, राष्ट्रपति का काम होता है साइन करना। ठीक है, हाँ कुछ है कि राष्ट्रपति चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी उस मामले में भी वो डिस्कस करेंगे आगे कि उनको पावर नहीं है ज्यादा। ठीक है ना, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को कहा जाता है प्रेसिडेंट इज मेयर ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, तो ये एक पपेट हेड एक तरह से होता है, कठपुतली हेड है, कठपुतली प्रमुख है। ठीक है, कहा जाता है किसे? भारत के लिए जो राष्ट्रपति होगा हेड ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो भारत में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए ये यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बट अगर यूएसए की बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है ना, हमने समझ लिया। डायरेक्ट, सिंपल सा मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता कानून बनाने में सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है। अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में कानून बनाने में जनता की भागीदारी नहीं होती। जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना एमपी कहें या अपना एमएलए कहें, वो चुन तो सकती है, लेकिन जब कानून बनेगा वहां जनता उपस्थित नहीं होगी। ठीक है, तो ये जब पॉपुलेशन कम हो, ठीक है ना, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए हाँ ये सही है, प्रत्यक्ष, जैसे स्विट्जरलैंड है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए, अमेरिका जैसे देश के लिए, जहां पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, सारे लोग जब कानून बनाने निकल जाएंगे तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी भाई। हाँ, इसलिए कुछ लोगों को चुन के भेज दिया जाता है कि आप हमारी तरफ से कानून बनाइए। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो हमने इसको भी समझ लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए एक चीज और समझते हैं। शासन के प्रकार में एक यूनिटरी फॉर्म होता है और एक होता है फेडरल फॉर्म, उसको भी समझते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। आइए अब देखते हैं टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लाइक यूनिटरी फॉर्म एंड फेडरल फॉर्म। तो इसको आप समझ लीजिए, ये भी शासन का प्रकार ही है एक तरह से। तो देखिए, हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, शासन के प्रकार भी आप इसको कह सकते हैं, शासन के प्रकार। इसका कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये जो है एक यूनिटरी फॉर्म होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी एकात्मक। ठीक है, दूसरा होता है फेडरल, इसे कहते हैं संघात्मक। ठीक है, एकात्मक में क्या होता है, जो पावर होता है या जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ सेंटर के पास होता है, राज्य का की कोई सरकार नहीं होती, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, यहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। यहां पे फेडरल में
सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने करेक्ट साइन लगा दिया। देखिए अब ये दो फॉर्म है गवर्नमेंट की, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक को अंग्रेजी में यूनिटरी कहते हैं, संघात्मक को फेडरल कहते हैं। एकात्मक में क्या हुआ, सिर्फ एक देश की सरकार होगी, केंद्रीय सरकार होगी। ठीक है, अगर भारत में सिर्फ यूनिटरी गवर्नमेंट होती तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार होती, बाकी कोई भी, बिहार में जैसे आपको नीतीश कुमार की सरकार है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, यूपी में योगी की सरकार है, अगर सिर्फ यूनिटरी होती तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की आज के डेट में सरकार होती, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की सरकार नहीं होती, यानी कि अगर भारत में सिर्फ यूनिटरी अगर गवर्नमेंट होती तो स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी की यानी देश की सरकार होती, हाँ केंद्रीय सत्ता होती। ठीक है, लेकिन भारत में दोनों सरकारें हैं, राज्य की अपनी सरकारें हैं, यानी मध्य प्रदेश की अपनी सरकार है शिवराज सिंह चौहान की। ठीक है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। तो आप देखेंगे अलग अलग स्टेट में, उड़ीसा में बीजू पटनायक है, नवीन पटनायक है, बीजू पटनायक गलती से मैंने बोल दिया। ठीक है, तो आप देखें कि राज्य की भी सरकारें हैं और केंद्र की भी सरकार है, यानी आपको भारत में फेडरल फीचर दिख रहा है। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोथ, या इंडियन गवर्नमेंट, यू में से यूनियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ज्यादा करीब 80-90% के आसपास फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको यूनिटरी फीचर दिखेगा। इसका रीजन क्या है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो ये नहीं देखा कि हमें केवल फेडरल बना देना है या केवल यूनिटरी बना देना है। उन्होंने देश हित में, जहां उन्हें लगा कि फेडरल गवर्नमेंट मतलब फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, वहां उन्होंने उसको रखा, संघात्मक रखा। जहां देश हित में लगा कि नहीं एकात्मक होना चाहिए, वहां उन्होंने एकात्मक रखा। कैसे, ये भी मैं बताऊंगा। देखिए वैसे तो देखने में संघात्मक है और है भी, मैंने अभी भी कहा कि 80-90% संघात्मक है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर आपको दिखता है गवर्नमेंट का, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जब आपको दिखेंगे तो लगेगा कि नहीं यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, यानी कि हमारे संविधान का, हमारे शासन का एक एकात्मक पक्ष भी है, एकात्मक चरित्र भी है। देखिए कैसे है, जैसे आर्टिकल 252 अनुच्छेद 352, इसके तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। नेशनल इमरजेंसी पे डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। उस स्थिति में सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की पावर सीज कर जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति कोई रहती ही नहीं। उस समय स्टेट गवर्नमेंट शक्ति विहीन हो जाती है और चलती किसकी है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो यहां पे आपको यूनिटरी फीचर दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है। उसके अलावा आर्टिकल फिर अनुच्छेद 356 भी है, इसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन। कहां पे लगेगा, राष्ट्रपति शासन स्टेट में। अगर किसी राज्य की, मान लीजिए बंगाल है या बिहार है या कहीं भी यूपी है, अगर केंद्र को लगता है कि वहां का मैशिनरी, स्टेट मैशिनरी सही काम नहीं कर रहा, तो वो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन भेज सकती है केंद्र सरकार कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उस स्थिति में जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो किसकी चलेगी, केंद्र की ही चलेगी राष्ट्रपति शासन लगने के बाद। फिर तो वहां तो प्रेसिडेंट रूल लग गया तो राज्य की तो कोई सरकार ही नहीं रही। दूसरी बात, यहां आपको यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है। उसके बाद आप आ जाएं, आप देखेंगे गवर्नर। देखिए गवर्नर तो ऐसे जैसे देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वैसे राज्यों में बिहार में गवर्नर है, बंगाल में गवर्नर है, तो गवर्नर जो है हर स्टेट में एक गवर्नर होता है जो उस राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है ना। तो वही कानून, जब कानून बनता है तो क्या होता है, बिल रखा जाता है, पहले उस राज्य की विधानसभा में बिल रखा जाता है। जैसे जब देश के लिए कानून पास होगा तो पार्लियामेंट में या देश की संसद में पहले उस बिल को रखा जाएगा, फिर वो पास होगा। वैसे ही जैसे देश के लिए संसद है, राज्यों के लिए क्या है, विधानसभा है। हर राज्य की अपनी अपनी विधानसभा है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। वहां पर राज्य सरकारें जो है वो क्या करेंगी, अपना बिल पेश करेंगी, ठीक है। बिल अगर पास हो जाता है तो सिमिलरली जैसे राष्ट्रपति के पास जाता है, आपको संसद में जो कानून बनेगा पार्लियामेंट में वो राष्ट्रपति के पास जाता है, वैसे ही विधानसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में राज्यों के जब कानून बनेगा, जब कोई बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद वह एक्ट बनता है, कानून बनता है। जब कोई बिल पास होगा तो कानून कब बनेगा, वो जब उस पे गवर्नर का साइन होगा। वैसे ही अगर पार्लियामेंट में कोई बिल पास किया जाता है देश की संसद में, तो वो कानून कब बनेगा, जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा। वैसे ही राज्यों में राज्य विधानसभा से पास होने के बाद कोई बिल गवर्नर के पास आएगा और गवर्नर के सिग्नेचर के बाद ही वो कानून बनेगा। लेकिन ये गवर्नर अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। यानी अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से तो प्रधानमंत्री ही भेज रहा है, सिर्फ राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री का कहा मान रहा है ना, उसके रिकमेंडेशन को मान रहा है। तो एक तरह से यहां भी यूनिटरी फीचर दिख रहा है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है भाई, हमारे यहां सिर्फ देश की नागरिकता मिलती है। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ बिहार, बंगाल। वी कांट से कि वी आर अ सिटीजन ऑफ बंगाल, अ पर्टिकुलर स्टेट, और अ सिटीजन ऑफ बिहार। हम नहीं कह सकते, या मैं नहीं कह सकता आई एम ए सिटीजन ऑफ बिहार। देखिए, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे पास सिर्फ इंडियन सिटीजन है, एक ही नागरिकता है, किसी राज्य की नागरिकता हमारे पास नहीं है, जो कि ये सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का, एकल नागरिकता। अब आप अमेरिका में चले जाइएगा तो वहां पे 50 स्टेट हैं, तो उन स्टेट्स की अपनी अपनी नागरिकता भी है, और एक यूएसए की नागरिकता उनकी अलग है, यानी देश की नागरिकता भी है और राज्य की नागरिकता भी है। तो वहां ड्यूअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। हमारे देश में एक ही नागरिकता है, तो यहां यूनिटरी फीचर दिखाई दे रहा है, यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप देखेंगे एक कंकरेंट लिस्ट है। देखिए, कानून 3 लिस्ट पे बनते हैं। एक यूनियन लिस्ट होती है जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक स्टेट लिस्ट होती है जिसपे राज्य सरकारें कानून बनाती है, और एक कंकरेंट लिस्ट होता है जिसे समवर्ती सूची कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इस पे राज्य और ये केंद्र दोनों कानून बनाती हैं, लेकिन समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाती हैं, दोनों का अधिकार है। लेकिन अगर इस मैटर पे, कानून बनाने के किसी मैटर पे अगर राज्य और केंद्र का विवाद हो जाए, उस समय केंद्र की चलेगी कंकरेंट लिस्ट पे। तो यहां भी आपको यूनिटरी फीचर आपको दिखाई दे रहा है। कई ऐसे फीचर हैं जब आपको दिखाई देंगे, जैसे जैसे आगे आप इंडियन पॉलिटी को समझेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, तो आपको कई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे जो आपको लगेंगे कि नहीं यूनिटरी भी है। इसलिए ये कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोथ द फीचर्स, फेडरल फीचर एज वेल एज यूनिटरी फीचर। संघात्मक चरित्र भी है भारतीय संविधान का और एकात्मक चरित्र भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम संघात्मक है। कुछ स्पेशल केसेस में राज्य की शक्ति कम कर दी जाती है या छीन ली जाती है, जैसे आपातकाल। हाँ, आर्टिकल 356, इसमें राज्य की शक्ति कम कर दी जाती है, छीन, यहां तो प्रेसिडेंट रूल में और नेशनल इमरजेंसी में छीन ली जाएगी बिल्कुल। कुछ मामलों में राज्य की शक्ति कम भी कर दी जाती है, तो वो डिपेंड करता है। आप देखिए, एक साधारण एग्जांपल ले लीजिए,
पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था, ठीक है ना, या अभी मैंने इस एग्जाम्पल को पहले भी बताया है, मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो किसी राज्य सरकार से पूछा था? नहीं पूछा था, सीधे ले लिया भाई, पूरे देश में लॉकडाउन कोरोना की वजह से, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा मानी जाती है कि आप अगर सबके साथ सहमति बना ले, ना भी बनाए तो भी, ये तो कहीं लिखा नहीं हुआ, नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, बीच में मोदी जी ने बीच में राज्यों से भी सलाह ली थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन जब शुरू में उनको ऐसा लगा था कि वो हम बाद में बातें कर लेंगे सरकार से, अभी जल्दबाजी हमें लगाना चाहिए, तो उन्होंने किसी से नहीं पूछा, लगा दिया। तो वहां आप देखिए यूनिटरी फीचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ देश हित को ध्यान में रखा है, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें फेडरल बनाना है, कि उन्होंने फेडरल तो बनाया है, लेकिन उन्हें लगा जहां भी कि हाँ भाई, अगर हम कुछ यूनिटरी फीचर अगर रख दे तो देश हित में होगा, तो उन्होंने उसको रख दिया। जहां जरूरत लगा उन्होंने यूनिटरी रख दिया, जहां जरूरत लगा उन्होंने फेडरल रख दिया। तो फेडरल सिस्टम में भी उन्हें जहां जरूरत लगी है उन्होंने यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को रख लिया है। तो इस तरह से बड़ी खूबसूरती से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया है। तो हमारे यहाँ दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को तो मिलेगी, लेकिन 80-90% फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और फेडरल जो है, देखिए यहां संघ लिख दिया, भारत के सेंस में संघ अंग्रेजी में अगर लिखते हैं तो यूनियन लिखते हैं, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, वहां फेडरल नहीं लिखते, हम कहते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ का संघ जो है ना वो यूनियन कहा जाता है, बाद में इस पे हम विचार करेंगे। ये आपने समझ लिया यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब हम फाइनली एक चीज और देख लेते हैं कि 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आइए अब समझ लेते हैं 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के 4 स्तंभ। ये क्या है भाई, देखिए, पहला है लेजिस्लेचर, इसको हिंदी में कहेंगे विधायिका। विधायिका कानून बनाती है, और कानून कौन बनाएगा? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में होते हैं, देश के लिए संसद होता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ यानी कि विधानसभा के सदस्य। विधानसभा कहां होता है? राज्य में होता है। ये राज्य में होता है, ये देश के लिए है, सेंटर के लिए है, देश के लिए, ठीक है, ये राज्य के लिए है। तो ये लोग विधायिका में रहेंगे, ये लोग कानून बनाते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, विधायिका विधान से बना है, यानी विधि मतलब कानून, ठीक है। उसके बाद पहला पिलर लेजिस्लेचर, दूसरा है कौन? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स। देखिए, कानून कहां बनता है? या तो पार्लियामेंट में अगर देश के लिए बनेगा, या तो असेंबली में, अगर राज्य अपने लिए कानून बनाता है तो राज्य की असेंबली में। जैसे विधानसभा, बिहार के लिए कोई कानून बनेगा तो बिहार के विधानसभा में बनेगा, तो उसके लिए विधानसभा के मेंबर एमएलए कहे जाते हैं, ठीक है। अगर देश के लिए कानून बनेगा तो एमपी होंगे, कहां पे? एमपी कहलाएंगे क्या? लेजिस्लेचर, यानी कि वो विधायिका में होंगे। तो विधायिका में या लेजिस्लेचर में एमपी और एमएलए होते हैं, जो कि कानून बनाने का काम करते हैं, ठीक है। उन कानून को लागू करवाना, ठीक है, और लोग कैसे उसका पालन करें, कैसे कैरी ऑन करें, ये सब कौन करेगा? मिनिस्टर्स होते हैं और ऑफिशियल होते हैं। देखिए, मिनिस्टर होंगे तो मिनिस्टर सारे काम तो खुद नहीं कर सकते, उनके अंडर ऑफिशियल होंगे। इन ऑफिशियल के अंडर भी कुछ ऑफिशियल्स होते हैं। आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये लोग कानून व्यवस्था ही तो देखते हैं लोग, ठीक है। तो ये सारे लोग जो होंगे ये एग्जीक्यूटिव कहे जाएंगे, ठीक है। कार्यपालिका में ये आ जाएंगे। उसके बाद जुडिशियरी, न्यायपालिका। अब देखिए, किसी भी मैटर को लेकर कई बार आप देखेंगे कि राज्य और सेंटर में भी
किसी बात को लेकर, किसी कानून को लेकर कई बार मतभेद हो जाता है, तो वो कहाँ ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, या क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट व्याख्या करता है कि कानून सही है कि नहीं, और जुडिशियरी कई मामलों में अपना इंडिपेंडेंट काम करती है। ठीक है, कई बार वो केंद्र सरकार को भी फटकार लगाती है, कई बार वो राज्य सरकार को भी फटकार लगाती है। अभी हाल में वो जो ऑक्सीजन का और वैक्सीन का मामला हुआ था, उसमें कई बार केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई गई, कई बार राज्य सरकार को भी फटकार लगाई गई कोर्ट के द्वारा। तो ये जुडिशियरी अपना काम करते, सब इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद लास्ट है मीडिया या प्रेस, यानी कि अखबार, टेलीविजन, जिससे आप के पास खबरें पहुंचती है। ठीक है, तीनों पर निगरानी कौन करता है, तीनों पर निगरानी करता है मीडिया या प्रेस, अखबार, टेलीविजन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर कहीं भी दिखता है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये जनता को, या कोई कानून आ गया, कैसे पता चलेगा, जैसे किसान बिल आ गया, ठीक है, जीएसटी आया, तो कैसे पता चलेगा, मोदी जी ने टीवी पे आके नोटबंदी की बात कह दी थी, तो मीडिया के द्वारा ही तो पता चला। तो दोनों काम करेगा, मीडिया आपको इंफॉर्मेशन भी देता है किसी कानून के बारे में, कौन सा कानून आया, कौन सा कानून हटाया गया, देश में क्या चल रहा है, विदेशों में क्या चल रहा है, और खासकर सरकारों पर अंकुश लगाने का काम, इन पे अंकुश लगाने का काम और लोगों को जागरूक करने का काम मीडिया करती है। तो चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। ठीक है, चौथा स्तंभ, मीडिया इज द फोर्थ पिलर, इसको फोर्थ पिलर कहा जाता है। बाकी थ्री पिलर ऊपर वाले हो गए, मीडिया इज द फोर्थ पिलर। तो कहीं आ जाए फोर्थ पिलर कौन सा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं, तो मीडिया को। ठीक है, अब सारे इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना, एमपी एमएलए कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव होंगे जो कार्यपालिका के लोग होंगे, वो उसमें मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री होंगे और अधिकारी होंगे। हाँ, इन मिनिस्टर्स के अंदर ऑफिशियल्स होंगे, उन ऑफिशियल्स के, इन ऑफिशियल्स के अंडर में कुछ और ऑफिशियल्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको डीएमओएम होते हैं। तो सब कानून को, कानून लागू भी करवाएंगे और कानून का सही ढंग से पालन किया जाए, ये भी इनकी निगरानी में रहेगा। ठीक है, जुडिशियरी अपना काम इंडिपेंडेंट करेगी, सब अपना काम इंडिपेंडेंट करते हैं, और मीडिया और प्रेस जो है ये लोगों को जागरूक करेगा और निगरानी रखेगा इन तीनों पे। अब देखिए सवाल ये आता है कि कौन किसके अधीन आता है। देखिए सब तो वैसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि कानून विधायिका बनाती है, लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, एमपी और एमएलए कानून बनाएंगे, कार्यपालिका हाँ उसे लागू करवाएगी। ठीक है, तो कई बार कानून में लागू करवाने में या किसी मैटर पे अगर कुछ लोचा हो गया तो एग्जीक्यूटिव से कहां सवाल पूछा जाएगा, संसद में, या संसद में पूछा जाएगा, देश की संसद में, या राज्यों में, राज्यों की विधानसभा में, कौन पूछेगा, यही एमपी और एमएलए पूछेंगे सवाल। सवाल होता है ना, क्वेश्चन होता है, आप देखेंगे पार्लियामेंट में भी और राज्यों में भी, राज्यों की विधानसभा में भी सवाल किया जाता है मिनिस्टरों से, और मिनिस्टर उनका जवाब देंगे, मिनिस्टर्स जवाब देंगे। ठीक है ना, तो आता है कौन किसके अधीन होता है, तो वैसे तो सारे इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन यहां अगर देखेंगे तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जो है ये लेजिस्लेटिव हो गया, यानी कि ये विधायिका हो गया, और ये कार्यपालिका। तो देखिए एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका जो है, ठीक है ना, कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन आएगी। ये सवाल आता है कई बार एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, जो एग्जीक्यूटिव हैं वो लेजिस्लेचर के अधीन आएंगे, ये सवाल बनता है, यानी कि कार्यपालिका विधायिका के अधीन आती है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये जो होंगे अगर ये कानून का ठीक तरह से पालन नहीं करा पाएंगे, ठीक तरह से लागू नहीं करा पाएंगे, कुछ लोचा दिखेगा उसमें, तो ये डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, एमपी सवाल पूछेंगे, एमएलए सवाल पूछेंगे मिनिस्टरों से, पार्लियामेंट में सवाल होगा और इनको जवाब देना पड़ेगा, देते भी हैं, आप देखते होंगे। तो इसलिए ये आपका बन गया कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के अंडर में
आती है। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को, हाँ, और यहां स्टेट का मैंने मतलब क्या बताया, नेशन या कंट्री। तो इसको हमने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल में समझा। आगे हम और वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।